सभी This मान्यवरों conference को will now be आज recorded. नमस्कार। सभी मान्यवरों को मेरा सस्नेह नमस्कार। मैं वैद्य ओंकार पाठक आप सभी का वैद्य अनंत धर्माधिकारी अमृत महोत्सव कृति समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारे इस व्याख्यान माला का अगला पुष्प हम यहाँ पे घूमने जा रहे हैं। तो आज का पुष्प केस डिस्कशन शुरू करने से पहले हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत मंगलमय होनी चाहिए। इसके लिए हम हमारे कार्यक्रम में पहले भगवान की याद करेंगे। इसके इस भगवान की याद करने के तौर पे आज हम धन्वंतरि स्तवन से हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। धन्वंतरि स्तवन के लिए सब अ, शांत हो जाओ। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्भोतोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगतवन् प्रौढदावाग्निलीनम्। धन्वंतरि स्तवन से यहाँ का माहौल बहुत ही प्रसन्न हो गया है। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ मैं। हमारा ये जो कार्यक्रम है ये ऋषितुल्य आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर के अमृत महोत्सव समारोह में हर महीने हम एक व्याख्यान इसमें रखते हैं। ये व्याख्यान सर की जो जन्म दिनांक है 18 तारीख उसके नजदीक जो संडे होगा उस दिन हम ये व्याख्यान रखते हैं। इस व्याख्यान में सर के जो विद्यार्थी है उनका रुग्णानुभव निदान पद्धति वो हमें इसमें बताते हैं। तो ऐसा ये हमारे कार्यक्रम का स्वरूप है। तो इस व्याख्यान में अगला पुष्प आज का जो है वो घूमने के लिए हमारे यहाँ अतिथि के तौर पे वैद्य विद्यासागर जी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी का परिचय करवा देता हूँ। हम कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य आचार्य है आदरणीय वैद्य अनंत भगवंत धर्माधिकारी जी, वे एमडी पीएचडी है, एक्स डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेदा महाराष्ट्र है, निवृत्त प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नांदेड़ महाराष्ट्र। पूरे भारतवर्ष में 2007 से 148 संहिता निरूपण सर के संपन्न हो चुके हैं। अनेक विध राष्ट्रीय पुरस्कारों से सर सम्मानित है। संस्कृत भारती महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम विभाग प्रमुख तथा विभिन्न संस्थानों में सर संलग्न है। संपूर्ण भारतवर्ष में सर के अनेक विद्यार्थी गण है। वे अध्यापन और चिकित्सक के रूप में कार्यरत है। सर की चरक उहन नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। वे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा में मदद कर रही है। ऐसा सर का परिचय आप सभी जानते ही है, पर कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के तहत मैंने सर का परिचय करवा दिया। अब आज के हमारे जो व्याख्याता है वैद्य विद्यासागर पांचाल जी, उनका परिचय मैं करवा देता हूँ आप सभी से। वैद्य विद्यासागर जी एमडी काय चिकित्सा है, आयुर्वेद महाविद्यालय हुबली से उन्होंने कंप्लीट किया है। 4th रैंक इन द यूनिवर्सिटी उनको मिला था
सनातन आयुर्वेद स्पेशलिटी क्लिनिक और पंचकर्म केंद्र उनका हुबली में है। हुमनाबाद के वो संस्था सनातन आयुर्वेद के वो संस्थापक और मुख्य चिकित्सक है। काय चिकित्सा विभाग राजराजेश्वरी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से वो संलग्न है। हुमनाबाद जिला बीदर कर्नाटक में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वे कार्यरत है। उनके 4 लेख इंटरनेशनल पेपर रिव्यूड जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। वैद्य अभिजीत सराबजी कृत रोगानिक विमान पुस्तक के वे हिंदी अनुवादक भी है। विश्व आयुर्वेद परिषद बीदर जिला के जिला व्यवस्थापक भी वैद्य विद्यासागर जी है। ये उनका परिचय है। आज वे उनको चिकित्सा में जो रुग्णानुभव आए हुए उसके केस डिस्कशन हमारे साथ वे शेयर करने वाले हैं। मैं वैद्य विद्यासागर जी को विनती करता हूँ कि वे अपने व्याख्यान को शुरुआत करें। वैद्य विद्यासागर जी। हरिओम। वॉइस सुनाई दे रहा है ना मेरा? सुनाई दे रहा है। ठीक है। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भारत भर के शिष्यगणों में तो अंधकार को दूर करने वाले परम आदरणीय ऋषितुल्य वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और मेरे सारे सीनियर यहाँ के जो कंसल्टेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स इस सभा में उपस्थित है उनको भी मैं हृदय से नमस्कार व्यक्त करता हूँ। अब मैं आज का व्याख्यान मुझे दिया गया है, मैं इसका योग्य अपने आप को कम मानता हूँ क्योंकि मेरे से बड़े बड़े बहुत साल के प्रैक्टिशनर्स यहाँ पर मौजूद हैं। फिर भी गुरु की आज्ञा मानते हुए मैं इसको हाँ बोल के मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। छोटी मुंह बड़ी बात कहीं ऐसा ना हो जाए, तो कोई गलतियां हो तो भी आप सब माफ करेंगे ऐसे सोचते हुए तो मैं आज का इस लेक्चर का आरंभ करना चाहता हूँ। तो इसमें आज हम कुछ इस तरह से जाएंगे। सबसे पहले हम पेशेंट के बारे में देखेंगे, वो पेशेंट के चीफ कंप्लेंट्स के बारे में देखेंगे, उसके बाद उनका हेतु और उसके संप्राप्ति पर देखेंगे। उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करके तो चौथे पॉइंट पे हम उस रुग्ण में कैसे चिकित्सा की व्यवस्था हमने किया उस पर जाएंगे। सबसे पहले जैसे जो धर्माधिकारी सर के स्टूडेंट्स है वो सब जानते ही है, हम हेतु विपरीत चिकित्सा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है ये मैंने अपने क्लिनिक के लिए बनाया हूँ। हेतु चार्ट जैसे इसका नाम दिया हूँ मैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करता हूँ, ये हेतु जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो हेतु हमें मिलते हैं उनको मैं इस पर लिख लेता हूँ। तो ये सर का ही बताया हुआ है। हर व्याख्यान में सर ये बोलते हैं, जब पेशेंट एग्जामिनेशन के बारे में सर बोलते हैं तो उस समय यह बोलते हैं कि एक चार्ट करना है आप लोगों को। तो मैं भी एक किया हूँ, जैसे अवेकनिंग एट टाइमिंग है, उसके बाद 3 कॉलम है, प्राकृत है या विकृत है, उसके बाद जो दोष प्रकोपित हो रहा है उसके सामने लिखता हूँ। वाटर इनटेक इन द एम्प्टी स्टमक, जो सबसे पहले मॉर्निंग में पानी पीता है वो कितना पीता है, गर्म पीता है ठंडा पीता है, कितने प्रमाण में पीता है, वो सब मैं नोट करता हूँ। उसके बाद व्यायाम करता है या नहीं करता है तो प्राकृत है, नहीं करता है तो विकृत है। तो ऐसे करके एट द एंड ऑफ द पेज हमें टोटल प्राकृत और विकृत के संख्या मिल जाता है। उसके बाद विकृत के सामने जो हमने दोष प्रकोपित के लिए लिखा है वो दोषों की गणना करके हमने एक कंक्लूजन पर आते हैं, जो कफ विकृत ज्यादा हो रहा है या वात विकृत ज्यादा हो रहा है या पित्त विकृत हो रहा है। तो ये एक ऐसा बेसिक मॉडल है।
और अनेबल टू फ्लेक्स द एल्बो जॉइंट्स, तो उसका ये एल्बो जॉइंट फ्लेक्स नहीं होते थे और उसकी वजह से वो 1 महीने से अपने खुद की बेबी, उसके खुद की बच्ची को उठा नहीं पाई थी अपनी गोद में, और उसको दूध नहीं पिला सकती थी। अगर दूध पिलाना हो तो सो के ही पिलाना पड़ता था उसको। वो चल चल नहीं पाती थी, फिर नहीं पाती थी, और उसको भूख मानो पूरा बंद ही हो चुका था, उसका भूख ही नहीं लगता था। और जो भी थोड़ा बहुत खाती थी तो वॉमिटिंग हो जाता था, सिरशूल था। इतना सारे कंप्लेंट्स लेके वो हमारे पास आई। तो मैंने उसका हिस्ट्री लेना शुरू किया। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट, बहुत सारे ये ऑब्स्टेटिशियंस के पास उन्होंने बताया, जनरल मेडिसिन के पास उन्होंने बताया था। तो लास्ट 1 महीने में वो कम से कम 1-2 लाख रुपए इसमें खर्च कर चुके थे, और उन्होंने हैवी डोजेस ऑफ स्टीरॉयड भी उस लड़की को दिया था। सिर्फ 20 साल की उम्र, और छोटी उम्र में उसका शादी हो चुका था। तो ये सब देखने के बाद मैंने उसको बिठा के अच्छे से हिस्ट्री लेना शुरू किया। तो पेशेंट तो पहले व्हील चेयर पर आई थी। तो हेतु जब देखे हमने, तो सूतिका का जो परिचर्या होता है उसका फॉलो नहीं हुआ था उसमें। जो सूतिकाम तो खलु बुभुक्षिताम विदित्वा स्नेहम पायेत परमया शक्या, ये सभी चरक शरीर स्थान के 8th चैप्टर में बताया गया है। तो सर्पी तैल का अभ्यंग, उदर का वेष्टन करना, पिप्पल्यादि सिद्ध यवागु देना, दीपन पाचन द्रव्य देना, स्नेह देना, ये सभी सूतिका का नॉर्मल परिचर्या है। लेकिन इसके कंडीशन में टोटली विपरीत हुआ था। वो ठंडा पानी पीने लगी क्योंकि उस डॉक्टर ने उसको बताया जहां डिलीवरी होता है ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जैसे आप नॉर्मली रहते हो वैसे रहो, कुछ पथ्य फॉलो करने की जरूरत नहीं, जो भी आप खाना खा सकते हो। तो नो उष्णोपचार वाज डन, कोई उष्ण उपचार उसको नहीं दिया गया था। और प्रॉपर सूतिका परिचर्या, जो बेड के नीचे ये रखते हैं, फायर रखते हैं, वो भी नहीं करे थे। गर्म पानी नहीं पिलाया गया था। हाँ, कुछ भी उसको वातहर या ऐसे कर्म भी नहीं किए गए थे। नॉर्मल कॉमन उष्ण चिकित्सा तक उसको नहीं दिया गया था। और वो भी जो भी मिला रूक्ष आहार खाई, चाय पीना शुरू किया, बहुत सारे ऐसे विपरीत उसको परिचर्या था। तो ये अभी भी चल रहा था, 1 महीने बाद भी चल रहा था। तो मैंने देखा, तो उस समय मुझे ये केस कॉम्प्लिकेटेड लगा, क्योंकि इतने सारे वैद्य मना कर चुके थे, इतने सारे हाई डोजेस ऑफ स्टेरॉइड्स पे थे, एंटी इन्फ्लेमेटरी, उसको ट्रेमाडोल टैबलेट देने पर भी उसको कम नहीं होता था फिर। तो मैंने सिंपली इसको शुरू किया, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट में था, ये पेशेंट जाने नहीं देना चाहता था। तो उस समय मैंने देखा, तो इसको सिंपली हम मैनेज करेंगे, तो हेतु विपरीत करेंगे जैसे सर बताते हैं। तो मिथ्याचारात सूतिकाय यो व्यधिरुपजायते स कृच्छ्र असाध्यो कृच्छ्र साध्यो असाध्यो वा भवेत्। तो ऐसे जो सूतिका के परिचर्या के विपरीत जो कर्म करते हैं, तो अगर सूतिका को कोई रोग पकड़ा तो वो कृच्छ्र साध्य या असाध्य भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम हेतु के विपरीत चिकित्सा ये शुरू किया कि उसको सब जो भी देना है वो गर्म खाना खिलाना है, गर्म रखना है, स्वेटर पहनाना है। और मैं क्लिनिक में उसको सिर्फ स्वेदन पेटी में डालता गया 3 दिन तक, और वालुका स्वेद देते गए। तो वालुका स्वेद और सर्वांग स्वेद, सिर्फ स्वेदन दिए हमने, स्नेहन नहीं किया। तो स्वेदन देने देते उसको अच्छा लगने लगा, उसमें उपशय था। तो उसके साथ हमने उष्णोपचार, उष्ण जल परिषेक स्नान बताया, घर पे गर्म पानी डालना है ऊपर, और दीपन पाचन आहार आमहर चिकित्सा किया। तो यहाँ पे द्रव्य मैंने बताया है, लेकिन आप कुछ और द्रव्य भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास ये अवेलेबल था, हमने अग्नितुंडी वटी दिया, वात विध्वंसन रस दिया, और उसके साथ रासना सप्तक कषाय जो कफ वातग्न है और दीपन पाचन है, तो ऐसे एक कषाय उनको दिया, और मुस्ता, त्रिकटु, त्रिफला, इनका काढ़ा बना के पीने के लिए बोला। और हमारे यहाँ एक निशुंठी षडंग पानी मिलता है, तो उसमें शुंठी नहीं रहता, तो आप शुंठी वाला भी डाल सकते हैं। हमारे पास ये था, हमने इस्तेमाल किया, निशुंठी षडंग का पॉकेट उनके साथ दिया। तो दीपन पाचन चिकित्सा सिर्फ 1 हफ्ते तक किया। उसके बाद फॉर माई सरप्राइज वो पेशेंट रेस्पॉन्ड करने लगी, और 3-4 दिन के बाद उनका फोन आया और बोलने लगे अच्छा लग रहा है, और थोड़ा थोड़ा उनका बॉडी में पेन पूरा कम होने लगा है, और फ्लेक्शन थोड़ा थोड़ा आने लगा है। तब मैंने उनको फिर से बुलाया 1 हफ्ते बाद। तो अग्नि अच्छा हो चुका था। उनका आहार में थोड़ा उसको नौजिया, वोमिटिंग जो था, उत्क्लेश जो था, वो सब नहीं थे अभी, तो अग्निदीप्त हो चुका था। तो थोड़ा निराम के और उसका अवस्था लग रहा था, तो मैंने उसको तैल का अभ्यंग करना शुरू कर दिया। तो तैल अभ्यंग एडवाइस किए, तो बला तैल से अभ्यंग शुरू किया, क्योंकि डायरेक्ट रेफरेंस था सुश्रुत में, सूतिकाम बला तैल अभ्यक्तम वातहर औषध निष्क्वातेन
उपाचरे, तो बला तेल का अभ्यंग, साथ में परिषेक स्वेद, ये 3 दिन तक 4 दिन तक उसको करते गए। उसके बाद हमने उसको मात्रावस्थी शुरू कर दिया, क्योंकि वातहर था। तो वातहर कर्म करने के लिए मात्रावस्थी सहचरादि तेल का हमने 8 दिन तक दिया। उसके बाद ब्राह्मण चिकित्सा के लिए दशमूलारिष्ट, जीरक आदि अरिष्ट जो भी मिला हमें, क्षीरबला कैप्सूल्स थे, और दीपन पाचन के लिए वैश्वानर चूर्ण, ये इतना हमने किया। वो 15 दिन तक चला है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट 20 to 25 डेज में पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो गया। उसके बाद टोटल 20 डेज आफ्टर शी कैन लिफ्ट हर बेबी, वो अपने बच्ची को उठा के अपने गोद में लेके वो दूध पिला सकती थी। वो आंखों में आंसू लेके रोते हुए हमारे पास आके बता रही थी कि अब मुझे लगा था अब ये बच नहीं पाएगी। उसके पिताजी पूरा आंखों में आंसू लेके बताने लगे। तो ये आयुर्वेद से ही संभव था, क्योंकि सिंपल हेतुओं का देख के हमने चिकित्सा किया था उस समय में। तो अपनी माँ खुद के बच्ची को 2-2 महीने तक अपने गोद में नहीं उठा पाई, और सिर्फ दूर से देखना ये बहुत मन को चुभने वाला दृश्य होता है। लेकिन जब आयुर्वेद की चिकित्सा से एक 15-20 दिन में ही वो संपूर्ण रूप से आराम होना, और अपनी बच्ची के साथ वो अपने गोद में लेना, ये बहुत बड़ी बात था। उसके बाद हमने फिर उसको ब्राह्मण चिकित्सा कंटिन्यू किया। तो एक 1-1.5 महीने बाद वो फिर से फॉलोअप पे आई, तो कम्प्लीटली वो क्यूर हो गई थी। तो एक ऐसे सूतिका परिचर्या का जिसमें वात प्रकोप होता है मिथ्या उपचार से, वो हमने देखा। तो एक दूसरी केस की ओर जाएंगे। सेकंड केस है, तो एक 28 ईयर बॉय वो क्लिनिक में आया। उसका प्राइम चीफ कंप्लेंट था, वो दिन में 8 से 10 बार उसका मोशन होते थे। वो रिपीटेड पासिंग ऑफ स्टूल था। स्टूल भी उसका सेमी सॉलिड लिक्विडी स्टूल था, तो द्रवमल प्रवृत्ति, उदर शूल, उसके साथ जनरल वीकनेस था, फ्रेशनेस नहीं लगता था उसको दिन में, पूरा ऐसा हैवीनेस और लेजीनेस लगता था। तो प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री जब हमने देखा, तो वो कम से कम 2-2.5 लाख तो खर्च कर चुका था अपने इन्वेस्टिगेशंस और पूरे जो भी एलोपैथिक के जो ट्रीटमेंट होते हैं उनमें। और उसके साथ साथ वो एलर्जी का टेस्ट लेके आया था, तो एक पूरा फाइल था वो, किस किस से एलर्जी होता है, किससे नहीं होता है, उतना सारा। तो जनरल एग्जामिनेशन में वो बहुत लीन बिल्ट और वीक आदमी लग रहा था। तो जब मैंने उसका दिनचर्या पूछा, तो उसने एकदम बताया, सर पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल है मेरा। तो मैंने पूछा क्या हेल्दी लाइफस्टाइल है, क्या करता है तू? तो बोलता है सर पूरा हेल्दी है, मैं कभी कुछ भी अनहेल्दी थिंग्स नहीं करता हूँ। तो मतलब पूछा भाई क्या है हेल्दी चीजें तू करता है, बता। तो बताना शुरू किया। तो अर्ली मॉर्निंग में मैं 1 लीटर वाटर पीता हूँ, तो वो क्लेंसिंग में काम करता है, वो पेट को साफ करता है सर। तो उसके बाद मैं गर्म पानी में मधु मिला के पीता हूँ, वो थोड़ा हेल्थी रहता है और उसके बाद स्प्राउट्स खाता हूँ। जो भी स्प्राउट्स है वो प्रोटीन के लिए अच्छा होता है, और उसमें सारे विटामिन मिलते हैं, तो उसमें स्प्राउट्स खाता हूँ, और ड्राई फ्रूट्स भी लेता हूँ। और जो भी सीजनल फ्रूट है मैं सारे फ्रूट्स खाता हूँ। और दिन में 1-2 ग्लास तो मैं दूध पीता हूँ, और सोते वक्त भी दूध पी के ही सोता हूँ मैं। कभी ऐसा दिन नहीं है कि मैं दूध के बिना नहीं रहा हूँ। और दही खाता है क्या मैंने पूछा, तो दही भी खाता है वो। और दिवा स्वप्न 1 घंटा तो रेस्ट लेता हूँ सर, दोपहर में मैं सो जाता हूँ। और व्यायाम करते हो क्या बोले, तो वो इतना घूम फिरता हूँ सर, व्यायाम हो जाता है तो नहीं करता हूँ। उसके बाद मैंने पूछा फिर क्या क्या करता है, तो ये ऐसे सारे इसके हेल्दी हैबिट्स उसके नजर में तो हेल्दी थे, क्योंकि वो मीडिया में बताया है, सोशल मीडिया में रहता है कि ये सब हेल्दी हैबिट्स है। तो वो सोचा बेचारा कि ये भी हेल्दी हैबिट्स है उसके लिए। तो ये सारे मेरे लिए तो हेतु थे। तो मैंने उसको कन्विंस करना बहुत दिक्कत हुआ, मैं बहुत डिफिकल्टी से उसको कन्विंस कर पाया कि 1 हफ्ते के लिए मान जा भाई, तू हेल्दी हैबिट्स छोड़ दे, अनहेल्दी हैबिट्स शुरू कर। 1 हफ्ता मैं बोलता हूँ उतना करना है तुझे, उसके बाद अगर तुझे फर्क नहीं पड़ा तो रहने दे, तू फिर दूसरे डॉक्टर के पास जा। तो उसने पूछा क्या करना है, तो मैंने पूछा ये दूध पानी पीना बंद कर दे। उसके बाद तो अगर बहुत ही प्यास लगता है तो 1 कटोरा, छोटा कटोरे में गर्म पानी लेके पीना है। और हनी और गर्म पानी बंद कर दे, स्प्राउट्स खाना बंद कर दे, ड्राई फ्रूट्स बंद कर दे, दूध दही मिल्क प्रोडक्ट सारे बंद कर दे, दिवा को अपने दिन में सोना बंद कर दे, और थोड़ा सा व्यायाम करना शुरू कर। इतना करना है तुझे बस। तो उसके बाद वो बहुत मुश्किल से माना। वो बोला कि देखता हूँ सर क्या करेंगे। उसके बाद मैंने सिर्फ उसको मुस्ता और त्रिफला और त्रिकटु दिया,
जो तिक्त और कटु रस देना चाहिए था दीपन और पाचन के लिए। तो मुस्ता दीपनम पाचनम और संग्राहिकाणाम श्रेष्ठ चरक में बताया है। त्रिफला कषाय रसात्मक त्रिदोषामक है और त्रिकटु अग्नि दीपन के लिए। इसका कॉम्बिनेशन मैंने बनाया 1:1:0.25, मतलब 1 चम्मच मुस्ता 1 चम्मच त्रिफला में आधा से कम त्रिकटु, ऐसा मैंने कॉम्बिनेशन बना के उसको 1 हफ्ते के लिए दिया। तो ये सारे तो हम सर के लेक्चर में सुने थे ऐसा करना चाहिए, तो इसलिए मैंने दिया उसको। उसके बाद 1 हफ्ते बाद जो आया तो 50% इम्प्रूवमेंट थे उसके सिम्टम्स में। उसका भूख बढ़ गया था, जो दिन में 10 बार मोशन को जाता था वो 3 से 4 बार आ चुके थे उसके। तो वो उसको बहुत अच्छा लगने लगा और इसमें आया कि सर ये सब क्या थे फिर? तो मैं बोला भाई तेरे लिए वो अहित थे, वो सब हेतु थे। तो उसने हेतु स्वरूप मानकर वो सब बंद कर दिया। तो उसके बाद मैंने सेकंड फॉलोअप में उसको हिंगवाष्टक चूर्ण थोड़ा शूल के लिए दिया। उसके बाद चित्रकादिवटी और मुस्तकारिष्ट, ऐसा कॉम्बिनेशन करके उसको सेकंड टाइम में दिया और उस टाइम में उसको बहुत फर्क पड़ा। और उसके बाद हमने कभी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह डाले थे और 1 महीने बाद उसको थोड़ा सा स्नेह द्रव्य जैसे दाढ़ी मादी इंदुकांत घृत ऐसे घृतों से भी ट्रीटमेंट किया था, तो कम्प्लीटली ऑलमोस्ट आराम हो चुका था उसका। तो एक ऐसा केस है जो अजीर्ण आमजन्य आम की वजह से विषरूपता जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसी संप्राप्ति यहाँ पर हो रहा था। तो हम हेतु के परिवर्जन से ही इसमें 90% से ज्यादा इसको फर्क पड़ा था। एक ऐसा केस है, थर्ड केस मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। एक वीआईपी पेशेंट था, वो एक एक्स एमएलए भी रह चुका है महाराष्ट्र के एक तालुका का। वो मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ का उनका रिलेटिव था, तो उनके गेस्ट हाउस में आया था। तो द पेशेंट वाज कोविड कॉम्प्लिकेशंस थे उनके, तो मल्टीपल ऑर्गन्स में पैथोलॉजी थे उनके, तो वो आईसीयू में थे और कुछ दिन कोमा में भी रह चुके थे। वो देखने में एकदम अमीर घर वाले जैसे लुक उनका, और चेहरे पे ऐसा अहंकार और ये सब लुक था उनका। और आदमी 102 किलो का मोटा आदमी एक चेयर पे बैठ नहीं पा रहा था वो पूरा। तो ऐसे जब गया तो वो जब उनसे मैंने देखा तो अहंकार की दृष्टि से उन्होंने ऐसे देख रहे थे। तो मैं तो बहुत छोटा था उनके सामने, तो उन्होंने नोटिस भी नहीं किया मुझे। तो मैं जब पूछता था तो भी वो भी अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे कि ये क्या करेगा ऐसा। तो उनके मेन कंप्लेंट्स पेन इन नी जॉइंट्स थे, हेवीनेस ऑफ द बॉडी, तो बहुत सीवियर वीकनेस था और उनके खुद पे पैर पे वो खड़े नहीं हो पाते थे, तो कोई सर्वेंट उनको चाहिए था। तो ऐसा आदमी था। तो जब उनको एग्जामिन करना शुरू किया तो पूछने शुरू किया, तो उन्होंने ज्यादा उतना रेस्पॉन्ड नहीं किया मेरे से। उनके बेड के बगल में एक टेबल था, टेबल के ऊपर बहुत सारे जार थे ग्लास के, तो उसमें काजू बादाम पिस्ता किशमिश ऐसे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स थे और दूध था। तो मैंने पूछा कि ये सब किसके लिए है, आप खाते हो क्या? मैं बोलता तो मेरे रूम में है तो मैं ही खाऊंगा ना भाई, तो कोई और क्यों खाएगा? तो उन्होंने ऐसे वाणी में मुझे बताया, तो मैंने कुछ नहीं बोला उनको। ठीक है सर बोल के उनका चिकित्सा के लिए मैंने देखा तो वो डायबिटिक भी थे, हाइपरटेंसिव भी थे। पूरा जीवन जो था वो संतर्पण जन्य था, तो पूरा उनका हेतु संतर्पण थे, व्यायाम, दिवा स्वप्न, ये सारे लक्षण उनके थे। उसके बाद हेतु जब मैंने देखा तो अध्यशन था, कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ खाते हैं, क्योंकि उनको वीकनेस महसूस होता है तो वो सोचते थे कि मैं ड्राई फ्रूट्स खाऊंगा, ये फ्रूट्स खाऊंगा तो मुझे शक्ति मिलेगी। तो दिवा स्वप्न, अत्यंबुपान, ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम पिस्ता, दूध दही घी, और व्यायाम भी नहीं करते थे। आसन सुख स्वप्न सुख, और एक ऐड मैंने किया वाहन सुख, क्योंकि वो एक कदम भी नहीं चलते थे तो वाहन में ही जाते थे। तो ऐसा उनका लाइफस्टाइल था। तो मैंने उनको कुछ भी नहीं, ज्यादा बात नहीं करते हुए, अपने कॉलेज में पंचकर्मा की व्यवस्था है तो हमने उनको उद्वर्तन पे डाल दिया और वालुका स्वेद और ये 2 पर उनको पहले स्टार्ट किए। जो संतर्पण हेतु था तो उसके लिए अपतर्पण चिकित्सा करना चाहिए था, तो वालुका स्वेद और उद्वर्तन से हमने शुरू किया। तो जैसे उनको मैंने ये ट्रीटमेंट शुरू किया, उनको बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो बॉडी लाइटनेस फील होने लगा था, थोड़ा सा एक्टिवनेस लग रहा था उनको। पहले उनको नहीं तो मेरे पीछे वो पड़े थे कि मुझे ऑयल अध्ययन करना चाहिए, ऑयल लगा हुआ है। मैंने बोला अभी नहीं लगा सकते सर आपको, कुछ दिन वेट करिए करके।
उसके बाद मैं एक 8-10 दिन के बाद उनको अभ्यंग पे डाला और नाड़ी स्वेद पर किया और गंभीर पिंड स्वेद या पिंड स्वेद पे उनको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उसके साथ साथ उनको इवन तो उस अवस्था में जो प्रमेह में बस्ती की नहीं देना चाहिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कंडीशन था उनका, विबंध था, वात प्रकोप था, सर्व शरीर में शूल ऐसा लक्षण थे, तो इसलिए मैंने एरंड मूलादि का एक क्षार बस्ती उनको पहले अनुवासन 2 दिन देके उनके बाद क्षार बस्ती देना शुरू किया। बृहस्पतिवादी तेल से अनुवासन दिया कि जो बहुत स्निग्ध भी नहीं है और आम कर भी नहीं है, तो आम कंडीशन में भी दे सकते हैं। तो सैंधव आदि तेल से उन्होंने अनुवासन करके उसके बाद दशमूल आदि कषाय बस्ती उनको एक 8 दिन का कोर्स हमने किया। श्रवण में हम उनको शरधरण योग दिए थे, जिसमें चित्रक, इंद्र, पाटा, कटुका, अतिविषा, अभय जो सारे दीपन पाचन द्रव्य है हमने ये दिया। उस कंडीशन में कोई और अगर अवेलेबल होता तो हम उसके बारे में सोचते थे। अपान के क्षेत्र के बहुत सारे वैगुण्य उनको थे, तो इसलिए क्षीरबिलवादी जो अपान के काम क्षेत्र में काम करता है ऐसा एक द्रव्य हमने चयन किया और योगराज कुकुड़ से ट्रीटमेंट शुरू किया था। तो ये सब होने के बाद उनको करीब 1 महीना तक हमने ट्रीटमेंट किया। तो एट द एंड ऑफ द डे उनका जो डायबिटीज था वो बहुत मतलब इतना हिस्से में कम हुआ कि उनको डेली 3 डोजेस ऑफ इंसुलिन 10-10 यूनिट्स के लेने पड़ते थे। 3, कभी कभी वो ज्यादा खा लेते तो 4 यूनिट्स भी लेने पड़ते थे। वो इंसुलिन का डोज रिड्यूस होके उनको कभी दिन में एक ही बार लेना पड़ रहा था, क्योंकि वो अपने डायबिटोलॉजिस्ट से कंटिन्यूअस कांटेक्ट में भी थे। उसके बाद उनका वेट लॉस 102 किलो से 96 केजी, मतलब करीब करीब एक 8 किलो का उनका वेट कम हो चुका था। सर्व शरीर में लघुता उत्पन्न हुआ था और बल बढ़ गया था। और जो एक अपने खुद के पैर से खड़े नहीं हो पाते थे वो चलने लगे थे। वो कार छोड़ के भी वॉकिंग भी करते थे, अपने घर तक तो चल के जाते थे। और इतना खुश हो गए कि वो मतलब जाते वक्त जो आदमी मुझे फर्स्ट मीटिंग में चेयर तक नहीं दे रहा था बैठने के लिए, वो अपने पास बिठा के उसने नाश्ता करवाया और चाय पिलाया और अपने घर पे उसने न्योता दिया। ये सब आयुर्वेद के सिद्धांतों से संभव हुआ, क्योंकि बोलते हैं ना, क्वचित धर्म, क्वचित मैत्री, क्वचित अर्थ, क्वचित यशः। तो इस तरह से आयुर्वेद के चिकित्सा से एक आदमी जो बहुत ही अहंकारी किस्म का आदमी होता है वो भी आपके शरण में आने को तैयार हो जाता है। और उसने अपने गांव से कुछ बहुत सारे पेशेंट भी मेरे लिए भेजे, 1-2-3 पेशेंट तो उसने भेजा होगा। तो ऐसा चिकित्सा संतर्पण से अपतर्पण, मैंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया इस केस में, क्योंकि उसके पास कम से कम 20 फाइल थे, वो पढ़ने बैठेंगे तो 1 दिन लगता था। मैंने ज्यादा सोचा नहीं इसमें, संतर्पण का अपतर्पण चिकित्सा करना चाहिए, इतना ही मेरे दिमाग में था। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट केस है जो वन ऑफ द टफेस्ट केस मैंने देखा, तो जॉइंट एफ्यूजन का केस था। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, जो लेफ्ट साइड का फोटो है उसमें नी जॉइंट के ऊपर बहुत एफ्यूजन लग रहा है। तो एफ्यूजन में उसमें अंदर जो लिक्विड भरा था उसको उन्होंने जो ऑर्थोपेडिशियन के पास जाके 1-2 बार उन्होंने निकाला भी था। तो 2-3 बार निकाले थे। उसके बाद उसने बताया कि ऐसा ही होता जाएगा तो हमें फिर से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये जो फिल्म में है खुद एक डॉक्टर था, BMS डॉक्टर। तो ही वॉज वर्किंग नियर अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम हिज प्लेस। तो ये रोज उनको गाड़ी और कार चलाना पड़ता था। तो ये लेफ्ट लेग राइट लेग है, इसलिए मतलब इनका जो बाइक का किक मारना हो या गाड़ी कार चलाते हैं तो उसमें एक्सेलरेटर दबाना हो, इसमें बहुत दिक्कत होता था इनको। तो इसका जब फोन पे इन्होंने कांटेक्ट किया था, तो ऑनलाइन कंसल्टेशन के तौर पे इन्होंने कंसल्ट किया था मुझे। तो सबसे पहले हेतु तो इनको अभिघात था, तो स्वतंत्र हेतु है। डायरेक्टली मुझे पता चला कि ड्राइविंग बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी करते थे, तो ये सभी उसके हेतु थे। उसके बाद जब जो एसोसिएटेड हेतु थे, जो उसके अलावा भी हेतु थे उनके, तो अव्यायाम था, गुरु भोजन था, अत्यंबुपान था और सारे कफज हेतु थे। तो इनके हेतु जो तो स्वतंत्र प्रकोपित वात और उसके आवरण स्वरूप में कफ, ये दोनों वहां पर दोष और दूष्य थे। तो इसमें 2-3 बार उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि एस्पिरेशन भी कर चुके थे। तो इस एस्पिरेशन की वजह से जो नीडल ऑर्थोपेडिशियन चुभाता है, तो मैंने सोचा क्या ये भी एक तरह का अभिघात है क्या, कि उसमें भी नीडल चुभ रहा है जो जॉइंट स्पेस में जा रहा है, तो ये भी एक तरह का अभिघात ही है, इससे भी वात प्रकोप हो सकता है। तो इसके वजह से भी उसको शूल है, तो दर्द है और इतने सारे कंप्लेंट्स थे उसको।
तो मैंने उसका हेतु जब निकाला तो मुझे ये कुछ कोष्ठक शीर्षक जैसा भी लग रहा था। तो जो भी हो, मैंने सोचा है कि इसमें रक्त भी दुष्ट है, क्योंकि अभिघात से वात और रक्त दोनों दुष्ट होते हैं। तो वात, रक्त और कफ इन तीनों का चक्र था यहाँ पर। तो इसके बाद मैंने उनको बोला कि कुछ लघु रूक्षण और दीपन करेंगे, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। तो 3 दिन का वालू का स्वेद और स्वेद देने के बाद उनको बताया कि एक बार रक्तमोक्षण कर लो आप। तो उसके वाइफ जो है, जो पेशेंट थे, उनके वाइफ एक एमडी स्कॉलर है। तो उसको मैंने बताया कि आप सिरावद करो। तो यहाँ पर जो पिक्चर है ये सिर्फ उस पेशेंट के नहीं है, मैंने जो यहाँ पर और पेशेंट थे मेरे, इसके फोटो में डाला हूँ कि जस्ट टू रिप्रेजेंट द केस। तो क्योंकि उन्होंने फोटो नहीं लिया था उस समय। तो अभ्यंग और स्वेदन के बाद रक्तमोक्षण जब उन्होंने किया तो अराउंड 50 ml तक ब्लड उनको निकालने के लिए मैंने कहा था। तो उसके बाद रक्तमोक्षण एंकल जॉइंट के पास से किया था उन्होंने। उसके बाद मैंने कहा उनको कि आप एक काम करो, बस्ती चिकित्सा शुरू करेंगे, क्योंकि अस्त्याश्रयाणाम व्याधिनाम पंचकर्माणि वेशजम वस्त्य क्षीर सर्पिश तिक्त कोपहितानि च। तो इसमें तिक्त रस का प्रधानता डालते हुए उसमें बस्ती करेंगे हम। तो ऐसा मैंने सोचा, तो पंचतिक्त कषाय, दशमूल कषाय, इनका बस्ती उनको शुरू किया। और अनुवासन में ब्रसंदावादी तेल का इनिशियल 2-3 बस्ती, उसके बाद सहचरादी तेल जो वातहर तेल के लिए हमने अनुवासन बस्ती दिया था। इसके बाद उसके साथ साथ मैंने उनको उपनाह स्वेद के लिए बोला था। जो उपनाह स्वेद में सिंपल जो गोधूम का पाउडर, देवदारू, रासना, जो भी हमें वातहर द्रव्य मिले वो मिला के, तिल तेल मिला के, और थोड़ा सा आम्ल द्रव्य जो भी नींबू हो या तक्र हो, ऐसा ऐसा डाल के उनको गर्म उपीट जैसा बना के उसको एक कपड़े में बांध के उसको बांधने के लिए मैंने कहा था। तो ये उन्होंने 1 हफ्ते तक किया। तो उसके बाद मतलब जैसे जैसे एक एक ट्रीटमेंट करते गए हमने, तो उसका रिजल्ट आते गया। तो डॉक्टर जो थे वो उनका स्वेलिंग थोड़ा कम होने लगा था, नी जॉइंट के ऊपर का स्वेलिंग कम हो गया था। तो ये जो शमन चिकित्सा था उसमें रसराजेश्वर रस, रासनादि कषाय, पंजिष्टादि कषाय रक्त दुष्टि के लिए, और गोक्षुरादि गुकुल और दशमूलारिष्ट, और एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया था अभिपतिकर चूर्ण का, गोदंती भस्म, रस सिंदूर और अमृत सत्व वाला। तो इतना कॉम्बिनेशन मैंने दिया था। उसके बाद जो राइट साइड में फोटो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना व्हाट्सएप में मुझे चैट किया तो एक फोटो डाल दिए थे, आफ्टर ट्रीटमेंट थैंक यू डॉक्टर विद्यासागर, 90% क्यूर। तो बीइंग आयुर्वेदा डॉक्टर, आई डोंट नो द पावर ऑफ आयुर्वेदा, ऐसा उन्होंने लिखा था। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जो आयुर्वेद प्रैक्टिस नहीं करता है उसको भी आयुर्वेद चिकित्सा से कम हुआ, और वो खुद भी आयुर्वेद में श्रद्धा करने लगा, और एक आदमी वापस आयुर्वेद के फील्ड में आ गया उसकी वजह से। तो उन्होंने अभी आयुर्वेद चिकित्सा भी शुरू कर दिया है। उसके बाद मैंने गुगुल तिक्त घृत, जो भी तिक्त रस प्रधान घृत था, उसका मैंने चयन किया, क्योंकि तिक्त कोपहितानिचा अस्त्याश्रय व्याधि था और संध्याश्रय व्याधि था। तो इसके लिए हमने ये तिक्त रस प्रदान चिकित्सा यहाँ पर किया था। इसकी वजह से टोटल 90% से भी ज्यादा वो ज्वाइंट का पेशेंट पेन कम हुआ था। तो ये व्याख्यान से पहले मैंने उनको कांटेक्ट किया कि अभी कैसा है आपको, तो उन्होंने बताया पूरा कम है सर, अभी 6 महीने से ज्यादा हो गया, मुझे फिर से पेन नहीं आया, ना ही स्वेलिंग है, पूरा उनको आराम हो गया था। तो यहाँ पर और भी उनको बीच बीच में हमने मेडिसिन बदले, वो सब यहाँ पर मैंने इंक्लूड नहीं किया है। जो मेन चिकित्सा है सिर्फ उतना ही यहाँ पर इंक्लूड किया था कि जो एलोपैथिक में ऑपरेशन के बिना कम नहीं हो पाता, ऐसा एक डॉक्टर ने बताया था। और उन्होंने 2-3 सर्जन से भी क्रॉस ओपिनियन भी लिया था, उन्होंने भी ऐसा ही कहा था। लेकिन आयुर्वेद की चिकित्सा से यहाँ पर उस पेशेंट का कंप्लीटली एफ्यूजन जो है, जो बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है, वो भी कम हुआ था। एक सिमिलर केस है ये, उसके जैसा ही, लेकिन यहाँ पर एफ्यूजन तो है वो एल्बो जॉइंट में है। ये एक्चुअली द फोटो व्हाट यू आर सीइंग इज द सेकंड फोटो। एक्चुअली इससे पहला एक फोटो मैंने लेना भूल गया था, एक्चुअली वो बहुत था उस समय, ये थोड़ा सा कम हुआ है वो यहाँ पर फोटो है। तो इनका भी हेतु अभिघात तथा बस में ट्रैवल कर रहे थे तो लग गया था एकदम से, उसके वजह से। और उनके पास उसके अलावा ये यहाँ पर जो फोटो, ये आरएसएस के स्वयंसेवक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। तो उनका जो लाइफस्टाइल था थोड़ा जागरण, विषमासन, क्योंकि खाना टाइम पे नहीं खा पाते थे, प्रवास में वगैरह रहते थे और व्यायाम नहीं कर पाते थे, तो जागरण करते थे, ऐसे वात हेतु थे, अभिघात और वात ये दोनों मिला के।
तो उसके वजह से रक्त दुष्टि और वात प्रकोप, तो इसके वजह से शोथ आया था। ऐसा मैंने संप्राप्ति सोच के सेम सिमिलर ट्रीटमेंट यहाँ भी किया था, सिरावेद, उसके बाद वात शमन चिकित्सा, लेप, उपनाह, स्वेद, ऐसे हमने चिकित्सा किया था। तो इसके वजह से आप देख सकते हैं 1 हफ्ते के बाद, 7 डेज के बाद उनका जो एल्बो जॉइंट है वो कम्प्लीटली स्वेलिंग से कम हो गया है पूरा। बिफोर एंड आफ्टर फोटोज यू कैन सी इन द फोटो। शमन में आप मैंने यहाँ पर गोक्षुरादि रासना सप्तक अग्नितुंडी ऐसे लेप का, उपनाह, स्वेद का इस्तेमाल मैंने किया था। तो एक एल्बो जॉइंट एफ्यूजन, इनको भी डॉक्टर ने बताया था कि आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस भी आयुर्वेद के चिकित्सा से कम हो सकते हैं। एक जो और एक इम्पोर्टेंट केस है, जो प्रमेह का केस है एक्चुअली। यहाँ पर 58 ईयर ओल्ड मैन, वो एक हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। कंप्लेंट ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट, और उनको एनर्जी फील नहीं होता था बॉडी में, थोड़ा थकावट हो जाता था, एक क्लास भी नहीं ले पाते थे, ऑफिस में ज्यादा काम नहीं कर पाते थे, आलस्य था, गौरव था शरीर में, और लोअर लिम्स में, अपर लिम्स में भी दर्द था। ऐसा कंप्लेंट्स लेकर आए थे। तो उनको ऐसा रूटीन इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने जब कहा सीबीसी, एसआर, आरबीएस वगैरह करवाए थे, तो फॉर माय सरप्राइज आरबीएस वाज मोर देन 380। तो एकदम से वो मतलब डर गए थे एकदम। रैंडम ब्लड शुगर 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए, तो 380 हो गया था। तो उन्होंने फिर मैंने कहा कि आप फास्टिंग और पोस्ट पांडियल भी करा लीजिए। तो 200 फास्टिंग में और 310 पोस्ट पांडियल ब्लड शुगर था। HbA1c 14-15 था उस समय। तो ऐसा केस था। तो जब मैंने हेतु निकालने के लिए उनको बिठा के पूछने लगा, तो दिवा स्वप्न था। तो यहाँ पर दिवा स्वप्न, वो दोपहर में तो नहीं सोते थे, लेकिन सुबह उठना लेट हो जाता था, तो सूर्योदय के बाद उठते थे। तो मैंने सोचा दिवा स्वप्न में लिख लिया। अव्यायाम, विषमासन, तो मतलब कभी खाते थे, सुबह नहीं खाते थे, दोपहर में कभी खा लिए, कभी नहीं खा लिए, लेकिन पानी बहुत पीते थे। खाने के बाद तुरंत पानी पीते थे, सुबह उठते ही पानी पीते थे। और उनको शौक था कि ग्राउंडनट्स बहुत खाते थे, शेंगा दाना खाते रहते थे कभी कभी, और स्वीट्स खाते थे। साथ साथ में एक और हेतु तो, जो हेडमास्टर थे तो एक स्कूल के, तो बहुत प्रेशर लगता था उनको, मेंटल स्ट्रेस था, वर्कलोड बहुत था, और थोड़े फैमिलियल इश्यूज के भी स्ट्रेस में वो थे। तो ये सारे हेतु थे उनके। तो जब ये सब हेतु मैंने देखा, तो उनको पूछा कि और क्या आप कुछ एक्स्ट्रा करते, तो उन्होंने बताया, एक स्पेसिफिक हेतु बताया, आपको बताता हूँ। यूजुअली हम ये नहीं पूछते हैं क्लिनिक में। उनको वीकनेस लगता है, इसलिए वो मेडिकल से जो भी ब्राह्मण द्रव्य होते हैं, जैसे मल्टीविटामिन है, सप्लीमेंट्स है, ऐसा लेके खाना शुरू किया। और सरप्राइजिंगली वो आयुर्वेद के भी कुछ ऐसे द्रव्य खा लिए, जैसे कभी कच्चू है, ब्राह्मण ले है, जैसे च्यवनप्राश है, ऐसे बहुत सारे प्राश, जो मकर प्राश हो, ऐसे बहुत सारे जो भी एनर्जी लगता है उनको, वो सब लेके खाने लगे। तो उसके वजह से पहले ही मैं बताता हूँ आगे संप्राप्ति कैसे मैंने सोचा। आप जो भी पेशेंट आपके पास आता है, जो डायबिटीज का रिपोर्ट लेके, जो फास्टिंग एंड पोस्टपांडियल ब्लड शुगर, ये सब शुगर का रिपोर्ट आपके पास लेता है, जरूरी नहीं कि वो हर एक पेशेंट प्रमेह के ही पेशेंट हो या मधुमेह के ही पेशेंट हो। वो संप्राप्ति उनके शरीर में प्रमेह का हो चुका हो, ऐसे भी कभी होता नहीं है एक्चुअली। तो संप्राप्ति आप देखते हैं प्रमेह की निदान में, जो चरक निदान प्रमेह की चिकित्सा में, मेदश्च मांसम च शरीरम च क्लेदम कफो बस्ति गतम प्रदुष्य करोति मेहान समुदीर्ण मुष्णय तानेव पित्तम परिदुष्य चाति क्षीणेषु दोष वकृष्य बस्तौ धातून प्रमेहान अनिल करोति। तो ऐसी संप्राप्ति हर एक पेशेंट में आपके पास जो भी आते हैं जो ब्लड शुगर के लेके, उसमें ऐसा संप्राप्ति घटित हो ऐसा जरूरी नहीं है। मेद मांस शरीर क्लेद, वो सभी मूत्रानुगत होके शरीर में जो भी सार है वो सभी मूत्र में अनुगत होके मूत्र के द्वारा निकल रहे, उसको हम प्रमेह कहते हैं। लेकिन हर एक पेशेंट जो आपके पास ब्लड शुगर रेज लेवल आता है, ऐसा होता है क्या हर एक पेशेंट में? तो नहीं होता है। तो इसका मैंने सोच के उनको जो भी ब्लड शुगर आपके पास लेके आते हैं,
जो ब्लड हम किसको कहते हैं, उसमें सारे वाह्यमान घटक है, रस के पोषक अंश है, रक्त के भी पोषक है, मांस मेद अस्थि ये सारे के पोषक है, और वह उसमें रस भी बह रहा है, रक्त भी बह रहा है। तो ब्लड जो है वो इन सभी का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें जो आरबीएस, पीपीबीएस, HbA1c ये सभी ब्लड को लेके करते हैं, हाँ है ना। तो इसमें इसके लिए उसके जो भी पार्ट्स अजीर्ण के हेतु से या आम की वजह से जो साम रस है वो भी उसमें दिखाई देता है। तो मैंने एक गृहिणी चिकित्सा का यहाँ पर श्लोक डाला है, तस्य लिंगम अजीर्ण से विष्टब्दम सदनम तथा शिरसो रुक्च मूर्छा चा एक्सेट्रा, ये पूरा लेके अरुचि, अरोचक, विपाक, जृंभा ये सभी लक्षण है। और लास्ट लाइन में यक्ष्म पीनस मेहादीन कफजान कफ संगतम। तो यक्ष्म पीनस मेह, यहाँ पर प्रमेह शब्द आया है, तो ये कफज अजीर्ण है। तो कफज अजीर्ण के लक्षण के साथ हमारे पास पेशेंट आया था, जृंभा, अंगमर्द, तृष्णा, ज्वर, छर्दी, ये सभी लक्षण इसमें कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन हेतु सारे प्रमेह के ये कफज हेतु थे। तो कफज अजीर्ण की चिकित्सा रस निमित्तम एवं स्थौल्यम कार्शम, जो रस जो है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से उनको उत्तरोत्तर धातु निर्मिति में भी फर्क पड़ रहा था। तो इसका मैंने संप्राप्ति लगा के मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, लंघन करेंगे, लंघन, दीपन और आम पाचन चिकित्सा, ये 1 महीने के लिए हमने शुरू कर दिया। उनके सारे हेतु बंद कर दिए गए और सिर्फ उनको गर्म पानी पीने के लिए कहा गया, वो भी गर्म पानी भी गुड़ुची से सिद्ध किया हुआ गर्म पानी पीने के लिए बोला। थोड़ा सा गुड़ुची लेना है, 1-2 इंच का स्टेम लेके वो उतना ही पानी में डालना है, 2-4 लीटर पानी, जिसमें ये डाल के दिन भर वही पानी पीना है। तो दीपन के लिए चित्रकादि वटी दिया था और एक कॉम्बिनेशन चित्रक, पुनर्नवा, त्रिकटु, त्रिफला, चिरबिल्व, ऐसे एक जो भी दीपन, पाचन, तिक्त रस प्रधान और कटुरस प्रधान द्रव्य थे, इनका चयन करके उनको ट्रीटमेंट शुरू किया था। तो लघु आहार, उष्ण आहार, सुपाच्य आहार और व्यायाम करना है, इतना उनको बताया गया था। ये सारे हेतु जो पहले मिले थे उन सबको बंद कर दिया था। तो 15 दिन के बाद उनका फास्टिंग ब्लड शुगर जो कि 200 से ऊपर था वो 150 तक आया था। पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर जो 300 पार था वो 200 तक आ गया था। तो पेशेंट को भी थोड़ा हिम्मत आया कि आयुर्वेद चिकित्सा ही करेंगे आगे। तो आगे हमने चिकित्सा शुरू किया, थोड़ा मुझे भी मतलब हिम्मत आ गया था उस टाइम में। तो इसमें मैंने कुछ और द्रव्य डाले, जैसे चित्रक के साथ हरितकी, कटुकी, अतिविषा, इंद्रियव, जो प्रमेय के प्रकरण में भी बताया गया, ऐसे चिकित्सा द्रव्य जो कषाय रस, तिक्त रस प्रधान और भी द्रव्य जो दीपन, पाचन और संग्राहिक जैसे मुस्ता, इन सभी का कॉम्बिनेशन बना के आधा चम्मच 3 टाइम खाने से पहले लेने के लिए बोला। और जो वीकनेस और धातु क्षय जैसा उनको लग रहा था, इसके लिए मैंने रसायन के लिए एक चंद्रप्रभा वटी और आरोग्यवर्धिनी वटी इतना डाला था। तो 1 महीने बाद उनका फास्टिंग ब्लड शुगर 110 और पोस्ट प्रांडियल वाज 182। तो 300 से 182 तक आया। तो उनका भी परिश्रम था उसमें, वो बहुत अच्छे से जो भी भिषग्वश थे तो कर रहे थे पूरा। तो बहुत 1-2-3 महीने तक ऐसे चिकित्सा चलता गया। तो मैंने सोचा कि ये कितने दिन का फहर करेंगे। तो कफर चिकित्सा करने के बाद एकदम से रूक्ष हो गए तो फिर वात प्रकोप की लक्षण रहते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ दिनों के बाद उनको धन्वंतरम घृत का स्नेहपान शुरू कर दिया, थोड़े थोड़े मात्रा में। तो स्नेह भी उनको दिया था। तो कंप्लीट उनको 1 साल के तक मैंने निगरानी में रखा था। तो 1 साल तक थोड़ा इरेगुलर फॉलोअप थे उनके, लेकिन फिर भी बीच बीच में हमने शिलाजतु, अश्वगंधा जैसे रसायन द्रव्य ऐसे देने के बाद उनकी चिकित्सा करते रहे। तो 1 साल बाद भी उनका ब्लड शुगर कभी भी 150 पार नहीं गया पोस्ट प्रांडियल। तो वो एक्यूरेटली उसी आंकड़े में बिठाना मुश्किल है प्रैक्टिकली, फिर भी सिम्टोमेटिकली द पेशेंट वाज वेरी गुड। तो उनको कोई सिम्टम्स नहीं थे। इवन हमने बहुत सारे मेडिसिन उनके बंद कर दिया, आयुर्वेदिक भी, एलोपैथिक भी, सारे मेडिसिन भी बंद है। तो अभी भी पेशेंट निगरानी में है और हिज ब्लड शुगर इज ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड नाउ। सिमिलर एक सिमिलर केस है, ऐसा ही एक दूसरा केस है, उसमें भी मैंने डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसका भी ब्लड शुगर 250 फास्टिंग और 300 पोस्ट प्रांडियल था। बीच में ऐसा कम ज्यादा होके अभी फास्टिंग वाइज 88 एंड पोस्ट प्रांडियल इज 134 mg पर डीएल। सिमिलर ऐसे मेरे पास 20 से भी ज्यादा पेशेंट्स का डेटा है जो ब्लड शुगर कोई ऐसे ब्रांडिंग मेडिसिन जो डायबिकॉन डीएस हो या ऐसे ब्रांडेड मेडिसिन हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया, जो भी किया वो
युक्तियुक्त और रस प्रधान और हेतु विपरीत चिकित्सा से ही डायबिटीज के पेशेंट भी रुकने में हमारे पास फॉलोअप में है। तो कम से कम 20 केसेस तो ऐसे हैं जो सिंपल ड्रग्स और सिंपल हेतु विपरीत चिकित्सा पे ही चल रहे हैं और सक्सेस भी हमें मिल रहा है इसमें। 7th केस है, अब इसका मैं नाम तो नहीं रख पाया हूँ, क्या नाम होगा इस पेशेंट का, डिसीज का। उसके कंप्लेंट से रेडिश रैशेस से ऑल ओवर बॉडी, इचिंग था और जब बहुत खुजलाता था तो उसमें पानी जैसा डिस्चार्ज होता था, तो बर्निंग सेंसेशन था। उसके बाद तो इसका हेतु जब हमने पूछा तो उसने कोई फंक्शन में खाना खाया था, उस दिन से शुरू हो गया। वो शायद उसकी हेतु बहुत दिन से चल रहा होगा तो एकदम उसको ट्रिगर मिल गया हेतु का, वो एकदम बढ़ गया। तो एक्सेस स्पाइस खाता था, साल्ट बहुत ज्यादा लेता था, जो खाने में डालते उससे भी ज्यादा वो प्लेट में भी थोड़ा और एक्स्ट्रा साल्ट लेके खाता था और फ्राइड आइटम ज्यादा खाता था और बार बार खाता था। तो ऐसे उसके अध्यशन, विषमाशन और कफ और रक्त दुष्टि और पित्त दुष्टि के हेतु में से मिले थे उसमें। तो हेतु बंद करके उसको सिर्फ कुछ दिन के लिए गंजी, एक आटे का गंजी बनाता है ना, हमारे यहाँ उसको गंजी बोलते हैं, तो आप शायद उसको पे या मंडा विलेपी इस तरह का कोई प्रिपरेशन बोल सकते हैं। ऐसा खाना उसको 3 दिन के लिए मैंने बताया, जो दीपन पाचन और सुपाच्य होना चाहिए। तो ऐसा खाना उसके साथ मैंने सोचा, तो ये इसका निदान संप्राप्ति का विचार अगर करेंगे तो सतत अफ हेतु हो रहा था इसको, 2-3 महीने से सतत हेतु सेवन हो रहा था, इसकी वजह से सामदोष शरीर में निर्माण हो गए, वो पित्त और रक्त का प्रकोप कर दिए। तो स्थान संशय त्वचा में हुआ, तो दोष शाखा में थे। तो विसर्प चिकित्सा में मुझे एक ऐसा श्लोक मिला, तेन दोषो उपष्टब्दम त्वक्मांस रुधिरः पचेत तस्मात् विरेकमेवादौ शस्त्रं विद्यात् विसर्पिणः रुधिरस्य अवसेकं च तद तद्यास्याश्रय संगीतम। तो रक्त का प्रधान दुष्टि यहाँ पर हम बोल सकते हैं। तो मैंने उसको बिना सोचते हुए फर्स्ट उसको रक्तमोक्षण कर दिया। तो रक्तमोक्षण, आफ्टर रक्तमोक्षण नेक्स्ट डे उसको पूरा इचिंग टोटली कम हो गया था। तो रक्तमोक्षण के बाद इचिंग जैसे कम हुआ तो तिक्तरस द्रव्य मैंने शुरू किया था, जो मुस्ता, त्रिफला, अनंता, वासा, विडंगा ऐसे चिकित्सा ऐसे द्रव्यों का कॉम्बिनेशन बना के, जो रक्त प्रसादन भी है, तिक्तरस की वजह से रक्त की दृष्टि में भी हमें हेल्प होते थे। और कैशोर गुगुड़, रक्त पाचक वटी, कदिरारिष्ट और अल्टीप्लेक्स करके एक लोशन मैंने दिया था जो चरा कंपनी का है, तो उसमें भी ऐसे ही तिक्तर द्रव्य है और एलोवेरा वगैरह है। तो वो लोशन लगाने के लिए मैंने पित्तहर था इसलिए दिया था। तो आफ्टर 1 वीक ऑफ ट्रीटमेंट आप फोटो में देख सकते हैं, पहले वाला फोटो और अभी वाला फोटो से कितना व्यत्यास है। तो इसमें सारे रैशेस हैं, 20 फोटो में पूरे कम हो गए थे, सिर्फ 1 हफ्ते में हुआ था। तो मेरा निदान यही था कि रक्त दुष्टि है, इसलिए रक्त मोक्षण किए थे और तिक्त रस और कषाय रस का चिकित्सा किया था, जो रक्त प्रसादन है और आम पाचन है। अभी लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट जो बहुत ही हाई प्रोफाइल केसेस थे वो रख रहा हूँ। कोविड-19 का केस था, तो कोविड आयुर्वेद में ट्रीट हो सकता है क्या, इसके लिए बहुत डिबेट चला। तो हमने भी बाहर नहीं बताया कि हम कोविड ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि वो उस समय भी प्रशासन का भी कुछ नियम थे कि कोई आप आयुर्वेद का वैद्य कोविड ट्रीट नहीं कर सकता है। तो हमें किसी को बताया नहीं। ऐसा पेशेंट, क्लोज पेशेंट मेरा, उसको हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, कफ एंड कोल्ड, सीवियर बॉडी पेन, जनरल वीकनेस, हेवीनेस ऑफ द बॉडी, इतने सारे उसके कंप्लेंट्स थे। और पूरे आंख में और सर्व बदन में उसको थोड़ा ऐसा गरम गरम महसूस हो रहा था, आंख भी जल रहे थे। तो ऐसा कंप्लेंट था। तो हेतु में देखा तो कुछ स्पेसिफिक हेतु मुझे नहीं मिला। सिर्फ एक हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल था, एक नियर बाय प्लेस में वो कुछ फंक्शन में जाके आए थे, वो एक हेतु था सिर्फ। तो नो डायरेक्ट हेतु इसमें मैं निकाल नहीं पाया। जब इन्वेस्टिगेशन उन्होंने लेके आए थे तो उसमें 45 mm पर आवर ESR था जो रेज्ड था, और CRP लेवल जो कि 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 25 mg/dl था। So CRP was very high, even it was more than 20 times raised, 25 mg/dl CRP था। तो कोविड रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव था।
तो ऐसा केस था जो एकदम वो घबराए गए थे और कोई हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होना चाहते थे। तो हमने चिकित्सा किया कि ज्वर है, तो ज्वर में मैंने सिर्फ ज्वरो लंघनम एवादो, तो ज्वर में लंघन सबसे पहले करना चाहिए। तो रसदुष्टि है इसलिए लंघन चिकित्सा शुरू किया। तो लंघन में उपवास रूपी लंघन था, तो उनको खाने के लिए एक दिन तक कुछ भी नहीं दिया गया। अगर बहुत ज्यादा भूख लगता है तो सिर्फ थोड़ा सा लेमन शरबत, उसमें भी शक्कर नहीं डालते हुए गर्म पानी में बना के पीने के लिए बोला था। उसके बाद उनको भूख तो वैसे लगता ही नहीं था, 2 दिन तक उनको भूख ही नहीं लगा। लंघन चिकित्सा किए और टैबलेट्स के रूप में मैंने मृत्युंजय रस, शमशमनिवटी, अमृत अरिष्ट और वासकासव, इनका कॉम्बिनेशन बना के दिया था। और एक भस्मों का कॉम्बिनेशन बना के उसमें 40 चूर्ण का बेस लेकर यष्टि मधु श्रृंग भस्म, अभ्रक भस्म शतपुटी और त्रिकटु चूर्ण और अमृत सत्व, इनका कॉम्बिनेशन बना के मुहुर्मुहुर सेवन काल, श्वास काश में बताया गया इसलिए मुहुर्मुहुर रूप से इनको देना शुरू किया। तो नेक्स्ट डे ऐसा सब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लंघन हुआ। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा खाना शुरू कर दिया था। उसी समय उनको बहुत सारा उत्क्लेश होने लगा। तो जी में चलना, पानी आने जैसा होना, हैवीनेस, सिर में बहुत हैवीनेस होना, ऐसा लक्षण दिखाई देने लगा। तो उनको मैंने घर पे एडवाइस किया कि आप 2-3 ग्लास गर्म पानी नमक डाल के पीना है और वमन कर लेना है, क्योंकि तत्रोत्क्लिष्टे समोत्क्लिष्टे कफे सामे चले मले वमनम वमनारस्य देयम, ये सुना था सर के लेक्चर में। तो साम कफ है और चल है, दोष चलित अवस्था में है और निकलने के लिए तैयार है, तो उनको हम निकालना चाहिए वमन देकर। जो कफ का आश्रय स्थान भी है, आमाशय था, इसलिए हमने वमन उसको देने के लिए बोला। तो उसमें कोई मदन फल वगैरह उनके घर में अवेलेबल नहीं थे, तो हम सिर्फ नमक वाला पानी से ही काम चलाया था उसमें। तो उसके बाद जब से उन्होंने वमन किया, 2-3 वेग धड़ाधड़ हो गए। उसके बाद वो बहुत आराम लगने लगा उनको, शरीर में लघुता हो गया, तो ज्वर एकदम कम हो गया था उस दिन से। तो ज्वर कम हुआ, उसके साथ फिर भी मेडिसिन चल रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने सोचा इनको क्यों ना हम रक्त मोक्षण एक कर दें। तो रक्त मोक्षण एक 50 ml तक ब्लड उनको लैब वाले के असिस्टेंट से उनको क्यूबाइटल फोसा में 50 ml ब्लड निकालने के लिए बोला। और हेडेक, जैसे ही रक्त बाहर आया तो कंप्लीटली हेडेक कम हुआ उसको। तो उसके बाद फिर से शमन चिकित्सा कंटिन्यू रहा। तो 5 दिन बाद तो मैंने उनको सीआरपी रिपीट करवाने के लिए बोला। ये मुझे चाहिए नहीं था एक्चुअली, फिर भी ऐसे रेफरेंस चाहिए जो आयुर्वेद से भी सीआरपी लेवल कम हो सकते हैं, ये लोगों को दिखाना होता है, इसलिए मैंने उनको सीआरपी का रिपीट टेस्ट करवाया। उसमें जो सीआरपी 25 पार था, 26 तक सीआरपी था, वो कम होके 2.3 हो गया था सिर्फ 3 दिन में ही। तो ये सब वैल्यूज कैसे करना, सीआरपी रेज्ड है तो इसमें आयुर्वेद क्या चिकित्सा है, ईएसआर रेज्ड है उसमें आयुर्वेद क्या चिकित्सा है, ऐसा नहीं सोचते हुए जो व्याधि है उसके हेतु क्या है, उसका संप्राप्ति में जो दोष इन्वॉल्व है, अवस्था क्या है, ऐसे अवस्था में अवस्था के अनुसार अगर हम चिकित्सा करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है। अगर ऐसा कोविड केस है तो इसमें ऐसा ही प्रिस्क्रिप्शन होता है क्या, ऐसा सोचना मूर्खता हो सकता है। तो दूसरा एक कोविड केस है, सिमिलर कोविड, ये भी कोविड पॉजिटिव है। इसमें आप अंतर देखिए वो वाला कोविड से और ये वाला कोविड से। ये 65 ईयर ओल्ड मैन कोविड पॉजिटिव था। उनके बेटे ने मुझे फोन करके पूछा, उनको किसी ने बताया कि आप इनके पास पूछ लो, तो उन्होंने फोन किया तो बताया कि मेरे फैमिली में 3 लोग ऑलरेडी कोविड से मर चुके हैं, मृत्यु हो गई उनकी। अभी ये चौथा है, ये अभी मेरे पापा है। अब ये उनके सेवा करते इनको पॉजिटिव हो गया है। अब मेरे पापा एडमिट है, वो अभी वेंटिलेटर पर है। तो डॉक्टर ने बोला है कि 3-4 दिन देखेंगे, उसके बाद आप घर ले जाना है। तो उन्होंने जब मुझे बताया तो मुझे एकदम से लगा कि ऐसे केस कैसे हैंडल कर सकता हूँ मैं तो आयुर्वेद का डॉक्टर हूँ। ये वेंटिलेटर पर है, इतने सारे द्रव्य उनको चढ़ रहे हैं, रेमडेसिविर दे चुके हैं, हाँ, और बहुत सारे स्टीरॉइड्स उनको चल रहे हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट पे है, तो कैसे हो सकता है। फिर भी मैंने सोचा ठीक है, अभी फोन किया है, अब उसको कैसे निराश कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि एक बार दिखा दो उनको, वीडियो कॉल में देखा और सारे रिपोर्ट्स उसने भेजे, मैंने देखा। तो फीवर, कफ और ब्रीथलेसनेस उनका मेन कंप्लेंट था और वेंटिलेटर पर थे, तो कोई पूरा निश्चेष्ट हो चुके थे, और उनका HRCT जो वैल्यू था वो 25/19 था।
तो 19 HRCTs कंप्लीटली मतलब लिवर सेल डिस्ट्रक्ट हो, सॉरी लंग सेल्स डिस्ट्रक्ट हो चुके थे। डी डाइमर जो 500 के अंदर होना चाहिए वो 4795, दैट इज ऑलमोस्ट नियर 5000 था, मतलब 100 टाइम्स रेज्ड था। सीआरपी 6 से अंदर होना चाहिए, वो 96 था। तो एकदम मैंने तो मतलब घबरा ही गया था। तो देखा उसके बाद उनको हेतु वगैरह कैसे निकाल सकते हो उस कंडीशन में। तो मैंने पूछा उनको कहाँ पे है वेंटिलेटर में, तो कंप्लेंट क्या था उनका, कोल्ड कफ और ब्रीथलेसनेस था। तो ब्रीथलेसनेस है, कोविड इन्फेक्शन है, तो ब्रीथलेसनेस का आदमी को उन्होंने एसी रूम में रखा है। तो शीत आहार विहार हो रहा है वहां पर, डे बाय डे वो डिटोरिएट होते जा रहे हैं। जैसे आईसीयू में थे तो वेंटिलेटर पर पहुंच गए थे। तो साम कफ दोष का मैंने हेतु वहां पर सोचा, और आवरण है प्राणवात की दृष्टि है, तो कफ और प्राण का आवरण यहाँ पर हो रहा है। तो मारुतः कफ प्राणवाहिनी स्रोतांसी आविश्य कुप्यति उरस्तः कफम उद्धूय इक्का श्वासन करोति सा घोरान प्राणोपरोधाय प्राणिनाम पंच पंच। तो ऐसे हेतु श्वास चिकित्सा में बताया गया है। तो मारुत प्राणवाही स्रोतस में जाकर अगर प्रकोपित होता है तो कफ अगर वहां पर ऑब्स्ट्रक्ट होता है, तो ऐसे ही सिमिलर संप्राप्ति यहाँ पर यदा स्रोताम से संरुद्ध मारुतः कफ पूर्वक विश्व व्रजति समृद्ध श्वासन करोति सा। तो यहाँ पर स्रोतस जो है वो कफ से आवृत है, वो आवृत की वजह से वहाँ का वात जो है संचार करने में विफल हो रहा था। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले लगा कि इसका कफ का चिकित्सा हमें करना चाहिए। तो उनको मैंने बताया कि भाई चिकित्सा तो शुरू करेंगे, लेकिन हम गारंटी तो नहीं दे सकते इस चीज का कि 3 दिन अगर वो लोग डेडलाइन दे चुके हैं तो देखेंगे, भगवान के ऊपर भरोसा करके हम करेंगे, ऐसा सोचा। तो मैंने उनको बोला कि एसी रूम में है तो उसका टेम्परेचर थोड़ा कम, मतलब एसी का थोड़ा बढ़ा दो, नॉर्मल रूम का टेम्परेचर तक आने की कोशिश होना चाहिए। वो लोग मना करेंगे फिर भी। उसके बाद उनको मैंने कहा कि आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर संकर ही, ये ऐसा चिकित्सा बताया गया श्वास की चिकित्सा में। इक्का श्वासार्जितम स्निग्धैरादो स्वेदैरुपाचरे आक्तम लवण तेलेन नाड़ी प्रस्तर संकरे। तो उनको बोला कि कोई भी तेल लो, कटु तेल मैंने बताया था उनको, सरसब तेल, उसमें थोड़ा सा नमक मिला के छाती पर रगड़ना है अच्छे से, और उसके बाद उनको स्वेदन देना है। तो स्वेदन के लिए उनको हॉट बैग उनके पास था, तो हॉट बैग से ही वो स्वेदन दिए। तो उससे क्या हुआ, तैरस्य घृतितः श्लेष्मा स्रोतः स्वभिविधीयते खानी मार्दवम आयंती ततो वातानुलोमता। तो उसमें स्रोतस में जो अटका हुआ कफ था वो थोड़ा थोड़ा बाहर आने को प्रवृत्त हो रहा था। तो मैंने शमन में उनको यहाँ पर जो उनका व्हाट्सएप में मैंने भेजा था, हेमगर्भ पोटली यष्टि मधु तालिसादि चूर्ण अब्रक भस्म सहस्रपुटी श्रृंग भस्म ताम्र भस्म श्वास का सहर सॉरी सूत श्वास कुटारस का 20 टैबलेट। तो इनका एक कॉम्बिनेशन बना के उनको 30 पॉकेट्स बना के दिन में 2 बार देने के लिए बोला। और दशमूल कटप्रेम कषाय का अनुपान उनको दिया था, तो दिन में 3-4 बार कषाय वो पिला रहे थे। तो वेंटिलेटर पर था, आप मेडिसिन कैसे दिए पूछ सकते हो, लेकिन उनका कुछ ये नेक पर इंसिजन लेके उनको वेंटिलेटर कनेक्ट हुआ था, तो ओरल कैविटी उनका खुला था, तो ओरल कैविटी में आप मेडिसिन दे सकते थे उनको। तो श्वास का चिंतामणि रस करके एक दूध पपेश्वर का आता है प्रीमियम, तो उसमें भी स्वर्ण भस्म है और शोधन द्रव्य है। तो इसमें आप देख सकते हो अब्रक भस्म और श्रृंग भस्म जो है, श्रृंग भस्म इस कफहर और कफ छेदन है। ताम्र भस्म जो है वो ताम्र भस्म हमेशा लेखन कर्म करता है। और यष्टि मधु कंट्य है और श्वास में इंडिकेटेड है। तालिसादि चूर्ण कफ वातहर है। तो हेमगर पोटली ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में यूज होता है। अब कोई और समीर पन्नाग्रस भी यूज कर सकता है, कुछ और भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन मोटो ये था कि वहां पर स्रोतो शोधन करना है, स्रोतसों के जो खानी मार्तवम आयंती वातानुलोमन करना है, और वहां के स्रोतसों के मुख खोलने और काश श्वास के पेशेंट में हमें श्वास लेने में अनुकूल करे, ऐसा करना चाहिए। तो इस दृष्टि से हमने चिकित्सा शुरू किया। तो उसके बाद जैसे उनका डी डाइमर जो 5000 तक था, वो 5 दिन के बाद 1450, मतलब कम से कम वो 3500 तक, मतलब 3000 से ज्यादा कम हो चुका था। सीआरपी 96 से 26 तक आ चुका था। तो हिम्मत बढ़ गया। उसके बाद हमने चिकित्सा और शुरू किया। तो 7 दिन बाद वो आदमी वेंटिलेटर से आईसीयू में, आईसीयू से जनरल वार्ड में, जनरल वार्ड के बाद वो घर तक पहुंच गया। वो सिर्फ आयुर्वेद की वजह से हो चुका था। उनका उनका जो बेटा है वो इतना कृतज्ञ हो गया था, उसका मैसेज मैंने, मतलब अपनी प्रेज मेरी बड़ाई करने के लिए मैं यहाँ नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन
यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन हुए, उनको उससे उत्तेजित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए मैं यहाँ पर डाला हूँ। उनका मैसेज जो है आप पढ़ सकते हो। तो ये कोई मेरी बड़ाई के लिए नहीं डाल रहा हूँ। तो उन्होंने किया और उसके बाद उन्होंने 7,000 रुपीज मुझे कंसल्टेशन में डाले थे। मैंने कभी उनको मांगा नहीं, लेकिन 7,000 रुपीज बहुत बड़ी रकम मेरे लिए है। उन्होंने 7,000 रुपए मुझे डाले। मैंने जब पूछा उनको कि मैं रिटर्न करने लगा था, तो उन्होंने बोला सर एक दिन का ऑक्सीजन का कीमत नहीं है, आप ले लीजिए, हमारे पिताजी बच गए हैं, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे उस दिन। में तुरंत मैंने धर्माधिकारी सर को फोन किया और ये सब चीजें बताया, ऐसा ऐसा हुआ। तो सर ने भी शाबाशी दी थी। तो ये जिंदगी में कभी भूलने वाला केस नहीं है एक्चुअली। उसके बाद एक ऐसा केस है जो सर्जन रिजेक्टेड, लंबार स्पॉन्डिलोसिस था। तो उन्होंने कहा था कि इसकी सर्जरी में भी कॉम्प्लिकेशन है। तो ऐसा केस था, 38 ईयर ओल्ड था, वो गोल्ड स्मिथ था, सोने का काम करता था। तो कंप्लेंट लेके आए थे कि कटी शूलर रेडिएटिंग टू बोथ लोअर लिम्स, और नमनेस था, जो झंझनाहट था और हेवीनेस था, डिफिकल्टी इन वॉकिंग था, और वो चलने में भी दिक्कत था उनको, कोई सपोर्ट के बिना नहीं चल पाते थे। तो उनका एक वीडियो मैं दिखाता हूँ आपको। तो उनका जब हेतु मैंने निकाला, तो हेतु था अभिघात, वो कहीं गिरे थे बाइक से। उसके बाद लेकिन वो बहुत दिन हो चुका था। उसके बाद जो हेतु मिले वो ज्यादा देर वहीं एक ही जगह पर बैठे रहना, क्योंकि वो गोल्ड स्मिथ का काम था, तो काम करते करते उधर ही बैठता था वो कंटिन्यूअसली। अत्यंबुपान था, मद्यपान था, ये हफ्ते में 3-4 बार वो मतलब 4-5 बार ही होता ही होगा, 1-2 दिन कभी छूटते होंगे, कंटिन्यूअसली ड्रिंक करता था वो। गुरु भोजन, अव्यायाम, दिवा स्वप्न और भार वहन, जो वजन वाला चीज उठाता था। तो ये सभी हेतु मुझे मिले थे। तो इसके बाद अ, उसका वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस वीडियो में वो चल रहा है। तो यहाँ पर उसका पोजीशन आप देखिए, दोनों पैर मुड़े हैं, धीरे 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 चल रहा है। ऐसा केस था ये। एक्चुअली ये वीडियो अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, फिर भी। उसके बाद उसका चिकित्सा मैंने शुरू किया। तो चिकित्सा में फर्स्ट वीक में मैंने देखा तो ये संतर्पण जन्य कफावृत वात ऐसा मैंने डायग्नोस किया था। तो लंघन चिकित्सा शुरू किया। उसके बाद उनको रुक्षण दिया। रुक्षण में हम उद्वर्तन किए थे उसको 1 हफ्ते के लिए, साथ में वालुका स्वेद और उद्वर्तन, ऐसे चिकित्सा हमने किया। और कभी कभी स्वेदन पेटी में भी बिठाने बैठने बोलते थे। उसके बाद 1 हफ्ते बाद जब मुझे लगा कि थोड़ा बहुत उसका अग्निदीप्त है और थोड़ा सा निराम अवस्था की तरफ आया है, तो उसके बाद हमने अभ्यंग और पत्र पोटली स्वेद शुरू किया, जो कफवातहर तैलों से अभ्यंग और कफवातहर द्रव्यों वाला पोटली से हमने पोटली स्वेद किया। उसके बाद बस्ती दिया, जो क्षार बस्ती था, गोमूत्र डाल के और चिंचा क्षार डाल के हमने क्षार बस्ती दिया, जो कफाहर और आवरणहर और स्रोतोशोधन था। उसके बाद अनुवासन में भी हमने तीक्ष्ण उष्ण वाला तेल का ही अनुवासन दिया 3 दिन के बाद। उसके बाद हमने उनको ब्रह्मण और वात शमन चिकित्सा शुरू किया। तो वात ब्रह्मण और इसमें हमने नॉर्मल एरंड मूलादि और दशमूलादि निरोह बस्ती, उसके बाद सहचरादि तेल का अनुवासन, तो ऐसे चिकित्सा किया। तो उसके बीच में जब अभ्यंग और श्वेत था, उस दिन हमने रक्तमोक्षण भी उसका किया था। तो जैसे शास्त्र में बताया है गृध्रसी में, सिरा बस्त्याग्नि कर्मच गृध्रसी प्रयोजित, तो सिरावेद बस्ती कर्म और अग्निकर्म। तो अग्निकर्म में तो नहीं कर किया था इस केस में। तो सिरावेद और बस्ती, इस चिकित्सा से उस पेशेंट का चिकित्सा हमने किया था। तो उसके बाद 15 दिन बाद का रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। See, the patient is walking freely and very fast.
See his speed. तो इसका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने शमन चिकित्सा फर्स्ट कोर्स में जो शमन में योगराज असना सप्तक और अग्नितुंडी एकांगवीर ऐसे द्रव्य डाले थे। तो उसके बाद जब उनका भ्रमण करने का वक्त था तो उस समय त्रयोदशांग क्षीरबला महारसनादि कुट्टम चुकादी तैल का एप्लीकेशन एकांगवीर रस ऐसे द्रव्यों का टोटल हमने इस्तेमाल किया था। तो अभी nearly about 10 cases I have covered. So now I want to conclude the cases by saying विकारा नाम कुशलो न जिह्रियात कदाचन नहीं सर्व विकारा नाम तो अस्ति ध्रुवास्ति। जब भी मैं सर से बात करता हूँ, सर ये ऐसा केस था, इसका क्या नाम हो सकता है, तो सर बोलते हैं नाम में क्या रखा है, कुछ भी होने दो, तुम्हें दोष पता चला, हेतु पता चला, उसका विपरीत चिकित्सा करो, रिजल्ट मिलता है, नाम क्यों है। तो वही चरक ने भी कहा है, अगर आप कोई व्याधि का नाम नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप सभी व्याधियों का नाम नहीं रखा जा सकता। अगर आपको चिकित्सा करना है तो आप क्या सोचना है, स एव कुपितो दोषः समुत्थान विशेषतः स्थानांतर गतश्चैव जनयन्तामयन भवन। कुपित दोष एक पर्टिकुलर समुत्थान में जाकर बहुत सारे व्याधि उत्पन्न कर सकते हैं, सभी व्याधियों का नाम नहीं रखा जाता। इसलिए आपको तस्माद विकार प्रकृति अधिष्ठानांतराणि च समुत्थान विशेषांश बुद्ध्वा कर्मं समाचरेत्। उसकी प्रकृति क्या है, व्याधि की प्रकृति हो या दोष की प्रकृति हो, हेतु क्या है, अधिष्ठान कहाँ पर हुआ है और उसके लक्षण क्या है। ऐसे लक्षण अगर स्वतंत्र प्रकुपित है या परतंत्र प्रकुपित है, दोष आवरण में है या शुद्धवाद प्रकोप है, ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम छोटी मोटी जो भी आपके पास अवेलेबल साधन है उससे भी हम चिकित्सा करके हम यश को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा हम बोलना चाहता हूँ। और ये 2-3 साल के मेरे छोटा सा क्लिनिकल लाइफ में जो भी केसेस जो मुझे अच्छे लगे उनको मैं सेलेक्ट किया। इसके अलावा 1-2 और कार्डियक के केस थे और जो पीसीओडी ऐसे बहुत सारे पेशेंट भी है। तो कभी और अगर मौका मिलता है तो देखेंगे। तो इतना कहते हुए मैं आदरणीय गुरुदेव के चरणों में कोटि-कोटि नमन। मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके अमृत महोत्सव समिति के तरफ से मैं आपके शिष्य अपने एक्सेप्ट करके एक मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद विद्यासागर जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से आपके रुग्णानुभव यहाँ पे प्रस्तुत किए, जो कि सभी विद्यार्थियों को उनकी चिकित्सा करते वक्त उनको उपयोग में वो ला सकते हैं आपके अनुभव। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सभी रुग्णानुभव को एक्सप्लेन किया और सबको ये समझ में आया होगा, ऐसा मैं यहाँ पे मान के आगे इस रुग्णानुभव के ऊपर भाष्य करने के लिए आदरणीय वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर जी को मैं विनती करता हूँ कि वे अपना मत इस पर प्रकट करें। आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी। पहिले आधी प्रश्न घेऊन टाका। प्रश्न घ्या, प्रश्न उत्तर घ्या आधी। ओके सर, ओके ओके। पहले सवाल देखते हैं क्या है। एक सवाल इधर ऐसा था कि नाड़ी स्वेद हम दे सकते हैं क्या जब पेशेंट इन कोविड केसेस और पेशेंट जब वेंटिलेटर पे होता है। तो पहले तो वेंटिलेटर के पेशेंट में वहाँ पे नाड़ी स्वेद की व्यवस्था होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एलोपैथिक वाले आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप कोई भी ऐसी चिकित्सा करें। ये जो मेडिसिन मैंने दिया है इसके पीछे भी छोटी सी एक किस्सा है। पहले तो वो डॉक्टर्स माने नहीं। 1-2 महीने से वो पेशेंट एडमिट था, तो एकदम से उसके लड़का जो था वो मेरे से जो बात करके मेडिसिन लिया था वो भड़क गया उनके ऊपर और बोलने लगा कि आप 2 महीने से आप ठीक नहीं कर पाए हैं, अभी आप आयुर्वेदिक की मेडिसिन भी देने नहीं दे रहे, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो अगर आप भरोसा देते हैं कि आप ठीक कर देंगे 2-3 दिन में तो मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं तो मैं अपनी मेडिसिन भी डाल रहा हूँ अपने साथ, ऐसा करके उन्होंने
डॉक्टर की परमिशन के बिना ही आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू कर दिया। तो मैंने जब वो आराम हो गए थे तो उसके बाद उन्होंने माना कि आयुर्वेद की मेडिसिन काम करते हैं, तो उनको बोला कि आपके एलोपैथिक के केस-शीट में आप अपना जो आयुर्वेदिक के मेडिसिन हमने दिया उनका एंट्री करवाओ, कि उनके केस-शीट में, उनके हॉस्पिटल के वेबसाइट में, मतलब उनके हॉस्पिटल के जो साइट था उसमें। उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया कि ऐसे कैसे होता है, इससे कुछ ठीक होता है क्या? तो 2 महीने से जो आदमी आराम नहीं था, उससे 1 हफ्ते के आयुर्वेदिक चिकित्सा से आराम हो गया, उसके लिए वो लोग मानने को भी तैयार नहीं थे। तो इस अवस्था में वो नाड़ी स्प्रे देने के लिए भी आपको अलाउ नहीं कर पाएँगे। अगर वहाँ पर कर सकते हैं अलाउ, तो आप ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि शास्त्र में बोला है तो आप देख सकते हैं। और कुछ सवाल है क्या? आप माइक शुरू करके भी पूछ सकते हो, किसी को कुछ सवाल हो तो डायरेक्टली भी पूछ सकते हो आप। कमेंट भी बहुत सारे आए हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छा है वगैरह ऐसा। किसी का कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो। Hello, sir. Yes. Sir, good evening. Sir, can you please repeat the case of the diabetes mellitus, sir? Diabetic case. Yes, sir. Okay. See, in that case, what I was explaining, the हेतु जो थे उसमें सारे कफज हेतु थे। अव्यायाम, दिवा, स्वप्न आदि जो थे वो इनिशियल अवस्था में थे, जो कफज अजीर्ण के लक्षण उसमें ज्यादा दिख रहे थे, तो हमने उसको कफज अजीर्ण के जैसा चिकित्सा शुरू किया। उसमें दीपन, पाचन और ये स्रोतोशोधन के द्रव्यों से चिकित्सा किया। मैंने ये कह रहा था कि जो सारे पेशेंट आपके पास जो भी रिपोर्ट्स ऑफ जो फास्टिंग और पोस्टपोंडियल ये सब लेके आते हैं आपके पास इनिशियली, तो सारे ऐसा नहीं है कि आप वो सभी पेशेंट प्रमेह की संप्राप्ति से ही गुजरते हो। वो सारे संप्राप्ति ऐसे ही नहीं होते हैं। जो प्रमेह में जैसे बताया कि मेदम च मांसम च शरीरम च क्लेद, ये सभी मूत्रगत होके बस्ती से बाहर निकलता है तो उसको हम प्रमेह कहते हैं। तो ऐसे नहीं होता रहता है सभी पेशेंट में। ऐसा अगर पेशेंट है तो वो जरूर प्रमेह का पेशेंट है, तो आप प्रमेह की चिकित्सा कर सकते हो। लेकिन कुछ केसेस में जो कफज अजीर्ण होते हैं या आमाजीर्ण होता है, जो रस शेष रहता है, रस का अजीर्ण हुआ रहता है, तो ऐसे केसेस में भी ब्लड शुगर लेवल रेज्ड आपको दिखते हैं। क्योंकि ब्लड जो हम लेते हैं, सैंपल लेते हैं, वो सिर्फ रक्त धातु नहीं है, वो उसमें सारे द्रव्य वाह्यमान घटक घूम रहे हैं सर्व शरीर में। उसमें रस भी है, रक्त के भी पोषक अंश है, तो सारे जो वहां पर रस भी है उस ब्लड में, तो वो परिणाम अभी परिणमित नहीं हुआ होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो ब्लड शुगर लेवल रेजेस के भी चांसेस आते हैं। तो ऐसे केसेस में आप दीपन, पाचन और अनुलोमन चिकित्सा से आप करेंगे तो वहां पर ब्लड शुगर लेवल भी मेंटेन हो सकते हैं। ये मेरा कहने का तात्पर्य था। यहाँ पर थोड़ा समय बोलना चाहता हूँ। जी सर। प्रमेह की चरक सूत्रस्थान 17 में एक संप्राप्ति है जो आवरणजन्य संप्राप्ति है। उसमें सभी संतर्पण के हेतु है और उस संतर्पण के हेतु से श्लेष्मा, पित्त और धातु ये वृद्ध होते हैं और जिससे आवरण होकर ओज बाहर निकलता है, ऐसी संप्राप्ति बताई है। ये संप्राप्ति प्रायः शुगर बढ़ने के इसमें आज जो पेशेंट आपके पास आ रहे हैं शुगर के, वो प्रायः इस संप्राप्ति के हैं जो आवरणजन्य संप्राप्ति के हैं। वो चिकित्सा करते समय, अब इसमें जैसे विद्यासागर ने कहा कि गुरु, मधुर, स्निग्ध, दिवास्वाप आदि सभी हेतु ये अग्नि पर परिणाम करते हैं
और इसका परिणाम स्वरूप रस धातु अपरिणत होकर शरीर में घूमता है और उसके परिणाम स्वरूप और अपरिपक्व वातपित्त श्लेष्माणः इनके कारण ये संप्राप्ति घटती है। ये मधुमेह है, लेकिन ये संतर्पणोत्थ मधुमेह है। चरक ने चिकित्सा स्थान में प्रमेह के दो संप्राप्तियां बताई है। उसने प्रश्न किया है, वो पूछते हैं संतर्पणात्वा अपतर्पणात्वा, ये दो मधुमेह होते हैं। तो ये मधुमेह संतर्पण से हुआ है, ये प्रमेह के उत्तरावस्था नहीं है। ये प्रमेह आवरणजन्य चरक चिकित्सा स्थान सूत्र स्थान अध्याय 17 का ही है। तो उसकी चिकित्सा में संतर्पणोत्थ व्याधि करके ही करनी है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा जी सर, नमस्ते। हेलो जी बोलिए। अच्छा, अनार्दव एक पेशेंट है कि जिसको अनार्दव है और जब से उनकी एमसी स्टार्ट हुई है और उसका वजह है पीसीओडी और निदान में है पर्युषित भोजन रात का। तो ये पीसीओडी में आपका कोई अनुभव है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए? उसकी जिसमें 27 इयर्स की एज है, तो आमतौर पर पीसीओडी के डिसीज बहुत सारी महिलाओं में होते हैं, तो उसका आपने क्या देखा है कि इसमें आयुर्वेद चिकित्सा से कितना लाभ मिल सकता है? देखिए, जो भी पीसीओडी आज के जमाने का जो पीसीओडी कहते हैं हम, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज, तो इसमें ये संतर्पण जन्य व्याधि है। इसमें प्रायः कफ की दृष्टि ज्यादा होती है और ऐसे लड़कियों में ये होता है जो प्रायः अव्यायाम दिवा स्वप्न ऐसे हेतु करते हैं। तो उनका वर्किंग स्टाइल सेडेंटरी है, जो ज्यादा व्यायाम नहीं करते और कफज आहार विहार उनका है। तो ऐसे रोगियों में ऐसे लक्षण देखा जाता है। तो उसके हेतु के विपरीत अगर आप चिकित्सा करते हैं, जैसे कि आपको व्यायाम करने लगाना और उनका सुबह का नाश्ता जो है उस टाइम जो कफ के काल में करते रहते हैं, तो उसका थोड़ा सा देरी से करवाना। जो अग्नि दीप्त होने के बाद अगर नाश्ता करते हैं, सुबह का पानी जो खाली पेट में ज्यादा पीते हैं ऐसा बंद करवाना। और उसके साथ साथ दीपन पाचन और कफ मेदोहर चिकित्सा यहाँ पर करना चाहिए। जो ज्यादातर पीसीओडी जो वेट ज्यादा रहता है इतने लोगों में देखा जाता है, तो उनको भी कफ वाताहर चिकित्सा से ही लाभ होता है। तो आप ऐसा चिकित्सा करके देख सकते हैं एक बार। जी धन्यवाद सर। अच्छा, पैंक्रियाटाइटिस के बहुत सारे मरीज आजकल दिखाई देते हैं और मैंने देखा है कि आयुर्वेद चिकित्सा में जल्दी से उसका परिणाम भी नहीं मिलता है, मगर एक जो वैद्य है हमारे बालेंदु कृष्ण, तो पता नहीं वो तो क्या दवाई देता है, फायदा होता है। तो आप कुछ पैंक्रियाटाइटिस में क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए उसके बारे में कुछ प्रकाश कर सकते हैं? देखिए, पैनक्रियाटाइटिस का आयुर्वेद चिकित्सा ऐसा नहीं हो सकता है। कोई भी व्याधि है तो उसका आप आयुर्वेद के तरीके से अगर उसका हेतु संप्राप्ति करते हैं तो चिकित्सा आसान हो जाता है। अभी कोई पैनक्रियाटाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ऐसा अगर व्याधियों के नाम के ऊपर आयुर्वेद का प्रिस्क्रिप्शन देना या आयुर्वेद का चिकित्सा नहीं कहा जाता है। तो आप ऐसे रुग्णों में पहले हेतु देखिए, क्या हेतु है और संप्राप्ति क्या हो रहा है, उनमें कौन सा दोष का लक्षण ज्यादा है। वो आप जैसे बता रहे हैं कि उसमें ज्यादातर पित्त, जो विदग्ध पित्त अवस्था रहता है, तो आप पित्तहर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उसमें होना चाहिए, वो भी हेतु के विपरीत होना चाहिए। तो उसके साथ साथ जो वात और पित्त, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए चिकित्सा कर सकते हैं। तो मधुर रस वाले और पित्त शमन की चिकित्सा, जैसे द्राक्षा है, सारिव है, ऐसे द्रव्यों का चयन करने से उसमें फायदा होता है। तो अवस्था देख के आप विरेचन, रक्तमोक्षण ऐसी चिकित्सा भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले उसके समग्र आयुर्वेद तरीके से निदान होना आवश्यक है। और हेतु त्याग करना आवश्यक है, हेतु बंद करना आवश्यक है। हाँ, सबसे पहले हेतु बंद करना आवश्यक है। सभी को, सभी में उसको भूलना नहीं। यस सर। विषम हेतु नाम विषमान अनुबद्धन्ते, हेतु त्याग करना अनिवार्य है।
और हेतु की व्याख्या बता दो एक बार, हेतु किसको कहेंगे ये एक बार बता दो विद्यासागर। जो भी सर हेतु की व्याख्या हाँ, बता दो, हेतु का क्राइटेरिया बता दो। हेतु उसको कहेंगे जो भी हम विधि के विपरीत करते हैं उसको हेतुत्व मिलता है। जो विधि बताया गया है आचार्यों ने, अगर वो विधि के विपरीत अगर हम कुछ करते हैं तो उसको हम हेतु कहते हैं। अगर अभी भोजन का हेतु है, सॉरी भोजन का विधि है, तो विधि के विपरीत जो करते हैं वो हेतु बन जाता है। जैसे कफ के काल में अत्यंत पानी पीना, ये हेतु हो जाता है क्योंकि उस समय वो विधि नहीं बताया है। तो ऐसे शास्त्रों में सभी कर्मों के लिए एक प्राकृत विधि है, उसके विपरीत जो करते हैं वो हेतु बन जाता है। ये शॉर्ट में मैंने हेतु का होता है। एक व्याख्यान हेतु विपरीत पे दे दो एक दिन निश्चित करके। एक हेतु किसको कहेंगे इस पर एक व्याख्यान दे दो। ठीक है क्राइटेरिया सर, एक व्याख्यान तैयार पीपीटी के साथ हेतु किसको कहेंगे, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर हेतु। जरूर सर। हेतु बना के रखो एक दिन सबके लिए। हाँ सर, जरूर सर। नमस्ते सर। नमस्ते हेलो। सर, बोलिए। हाँ सर, वो जो 2 महीने के बच्चे की फीस थी उसमें आपने बस्ती चिकित्सा कैसे डिसाइड किया था सर? मतलब उसमें साम निराम का विचार कैसे करना है या फिर मात्रा कैसे डिसाइड करनी है? नहीं, बच्ची का चिकित्सा नहीं था सर, वो एक्चुअली उसकी माँ का चिकित्सा था। वो माँ अपनी गोद में नहीं ले पाती थी बच्चा, उसके सारे जॉइंट स्टिफ थे, उसके चल नहीं पाती थी, फिर नहीं पाती थी, सर्व शरीर में जकड़ाहट हो गया था उसके माँ के लिए। अच्छा। तो 2 मंथ मतलब 1 महीना आफ्टर डिलीवरी उसके सारे जॉइंट्स में स्टिफनेस, सारे जॉइंट में दर्द, और पूरा ये दंडवत हो गई थी, जैसे दंडाला तक में बोला है ऐसा हो गई थी वो, लिटरली ऐसे ही खड़ा होना, चल नहीं पाना, उसको व्हील चेयर पर लेके आए थे। वो माँ का केस था सर एक्चुअली। अच्छा, ओके सर। ओमकार जी। सभी सवालों का जवाब सर ने बहुत अच्छी तरीके से दिया है। अभी मैं आदरणीय वैद्य धर्माधिकारी सर जी को विनती करता हूँ कि वे अपने विचार प्रकट करें। सबसे पहले विद्यासागर जी का अभिनंदन, उन्होंने बहुत ही अच्छी पद्धति से संदर्भों के साथ संप्राप्ति विज्ञान बताने का सफल प्रयास किया है, इसलिए उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है वो बताने की रह गई है, मैं बताता हूँ। जहाँ पर आघात जो व्याधि होता है वहां पर भी आघात के बाद निज दोषों का प्रकोप होता है। यदि शरीर में दोष बढ़े हुए हैं तो आघात के लक्षणों के बाद आगंतु आघात के बाद भी निज दोष व्याधि बढ़ाते हैं, इसलिए चिकित्सा दोषों की भी करनी पड़ती है। ये सुश्रुत का वचन है। सुश्रुत कहते हैं चिकित्सा स्थान अध्याय 1 में कि आगंतु व्याधि में भी, आघातज व्याधि में भी दोषोपप्लव होता है, दोष प्रकोपित होते हैं। उनकी दोषों के अवस्था के अनुसार संतर्पणोत्थ या अपतर्पणोत्थ चिकित्सा करना अनिवार्य है। इसके साथ फिर से एक बार सबका अभिनंदन करता हूं और फिर आप समारोह करो। अभिनंदन, सबका आभार। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। यहाँ पे आज के हमारे कार्यक्रम में वैद्य विद्यासागर पांचाल जी ने जो विचार प्रकट किए और रुग्णानुभव हमें बताए, उसके लिए मैं अमृत महोत्सव कृति समिति की तरफ से उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ।
आदरणीय वैद्य अनंत धर्माधिकारी सर जी का भी यहाँ पे मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और ये अमृत महोत्सव कृति समिति के सभी सदस्यों का, मान्यवरों का भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज के कार्यक्रम के सफलता के लिए जिन वैद्यों ने परिश्रम लिए, जाने अनजाने सभी लोगों का, श्रोताओं का, आयुर्वेद प्रेमियों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आज का कार्यक्रम का समारोह यहाँ पे हो रहा है, ऐसा मैं प्रकट कर रहा हूँ। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।